10 दिसंबर 2025 को हमारा पहला एपिसोड एयर हुआ था और उसमें आपने 3-4 बड़ी प्रेडिक्शंस करी थी। सोना आपको 1,70,000 और 80,000 के बीच के रेट दिखाएगा। सिल्वर देखिए लगभग 2.5 लाख टच करते हुए दिखेगी अक्टूबर नवंबर। फरवरी 10 से लेके 30 के बीच का समय संसार के लिए बहुत सेंसिटिव और विस्फोट। 28 फरवरी जिस दिन ये अटैक हुआ, Fire and destruction across the Middle East this Saturday night after the US and Israel unleashed a massive joint strike on Iran. उस दिन क्या ऐसी प्लैनेटरी पोजीशंस थी जिस वजह से ये एक्टिवेट हो गया? 28 तारीख को सूरज और राहु 15 डिग्री पे आए, दोनों आपस में एकदम कहते हैं ना हेड ऑन कोलिजन, और वो कोलिजन होते ही ये भयंकर अंगारक योग है, अंगारे बरसने लगे। इस 5 ग्रहों में मैं आपको इज इट वर्ल्ड वॉर? क्या ये वर्ल्ड वॉर की दिशा में जाने वाला है? देश युद्ध में उलझ जाते हैं तो ये फर्स्ट फेज ऑफ वर्ल्ड वॉर कहलाता है। इसका सेकेंड फेज भी आप देखेंगे और इसका एक्सप्लोसिव भी आप देखेंगे। कितना टाइम लग रहा है आपको चलेगी ये वॉर? ये वार इस कैलेंडर ईयर में रुकती हुई दिख नहीं रही। ग्रहों की पोजीशन इतनी आगे खराब होती चली जाएगी। क्या क्रूड के भाव भागेंगे, सॉफ्ट होंगे? क्रूड के भाव आसमान छुएंगे। इट विल क्रॉस द हिस्टोरिक हाइट ऑफ $147 बाय द एंड ऑफ इंडिया इस सब में कहाँ स्टैंड करता है इस टाइम पे? हमारे लिए क्या रिस्क्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं? इंडिया इसमें सबसे सेफर पोजीशन में है। हमारी लीडरशिप में ये क्वालिटी है और हमारी सनातन संस्कृति में ये क्वालिटी है। सनातन संस्कृति का पहली स्टेटमेंट है वासुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व एक है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। 1945 में जब न्यूक्लियर अटैक हुआ था, उससे क्या पैरेलल्स हैं आज के दिन के एस्ट्रोलॉजी? हेलो एवरीवन, आज का एपिसोड फिर से बहुत स्पेशल है क्योंकि 10 दिसंबर को हमने एक एपिसोड रिलीज किया था मेरे फादर के साथ। आप लोगों ने बहुत पसंद किया था उस एपिसोड को और मेरे पॉडकास्ट चैनल का वो हाईएस्ट व्यूड एपिसोड भी है और बहुत लोगों को पसंद आया कि मेरा और जो संवाद हुआ मेरे फादर के साथ। पर उसमें से हमने देखा 3 महीने के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सच होने लग गई। चाहे वो वॉर के अराउंड थी, चाहे वो मेटल के प्राइसेस के अराउंड थी, बहुत सारी उनकी जो भविष्यवाणी है वो सच होने लग गई। और लोगों ने मुझे मैसेज किया कि वी वांट टू लिसन टू हिम अगेन। हम उन्हें सुनना चाहते हैं कि अब वो क्या देख रहे हैं मार्केट्स को लेके, वॉर को देख के, किस तरीके से जो ईरान की वॉर आई है उसमें कैसे लड़ाई कंटिन्यू होगी, नहीं होगी, आगे आने वाला समय कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है। तो इस सब को लेके बहुत मेरे को प्रश्न आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक क्विक एपिसोड पापा के साथ आज करते हैं। और मैं बॉम्बे में ही था, तो हमने आज जो एपिसोड है उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि जो ये यूएस का वॉर हुआ है ईरान के साथ वो कितना कंटिन्यू रहेगा, उसके क्या रिजल्ट है। हमने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के साथ भी कंपेयर किया है सारी चीज़ों को कि उस टाइम पे जो प्लानिटरी मूवमेंट्स थे और इस टाइम पे जो प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं उनमें ऐसा क्या कॉम्बिनेशन कॉमन है जिस वजह से ऐसे इवेंट्स ट्रिगर होते हैं, और क्या इस बार का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा लीथल है, कम लीथल है, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है, कब तक ये चलेगा, कब तक रुकेगा, ट्रंप के जो क्लेम्स हैं वो सही रहेंगे नहीं रहेंगे। बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, तो इस एपिसोड को एंड तक देखना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली और लाल किताब के हिसाब से ये वॉर कब तक सस्टेन करेगी, कौन सी कंट्रीज इसमें जो है ज्यादा इंपैक्ट होगा उनको, कौन सी और वॉर्स छिड़ सकती हैं आजू बाजू में, और किस कंट्री पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा, किस पे सबसे कम इंपैक्ट आएगा, इंडिया का इसमें क्या स्टैंड होगा, क्रूड और ये सब चीजें, गोल्ड सिल्वर पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, मार्केट्स पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत जबरदस्त एपिसोड होगा। और हाँ, आप में से अभी तक सिर्फ 6% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो भैया फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाओ और घंटी दबाओ ताकि ऐसा एपिसोड आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं मेरे पापा से। वेलकम पापा, वंस अगेन। मैंने सोचा था मैं साल में आपके साथ एक एपिसोड किया करूंगा, पर मैं ये साल ही ऐसा हो गया कि हमें फिर से एक एपिसोड करना पड़ रहा है। 10 दिसंबर 2025 को हमारा पहला एपिसोड एयर हुआ था और उसमें आपने 3-4 बड़ी प्रेडिक्शंस करी थी। पहली प्रेडिक्शन आपने करी थी कि एक बहुत बड़ी वॉर होगी बिटवीन 10th फरवरी टू 30th फरवरी। तो बाय चांस आपने बहुत एंजॉय किया हमारे दर्शकों ने। हाँ, लोगों ने थोड़ा ट्रोल भी किया, बट तो इसका मतलब ये हुआ 2 मार्च। हाँ, मतलब आप मोटा मोटी कह रहे थे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक, एक आधा महीना जो आपने टाइमलाइन दिया था, और 28 को युद्ध चालू हो गया। 28 फरवरी को आपने कहा था सिल्वर 2.5 लाख से ऊपर जाएगी, 4 लाख तक गई, अभी भी 2.5 लाख से ऊपर ही ट्रेड कर रही है। और आपने कहा था गोल्ड जो है वो 1,50,000 टू 1,70,000 के रेंज में जाएगा। उस टाइम शायद 1.25 लाख के आसपास चल रहा था और वो भी फुलफिल हो गई। अब
जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ है वो हुआ है जब इजराइल और यूएस ने मिलके जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस में ईरान पे अटैक किया और उनके लीडर को टेक डाउन कर दिया और अभी बहुत मेजर युद्ध छिड़ा हुआ है। तो 28 फरवरी जिस दिन ये अटैक हुआ उस दिन क्या ऐसी प्लानिटरी पोजीशंस थी जिस वजह से जो है ये एक्टिवेट हो गया? क्योंकि आपने एक रेंज दी थी 10 फरवरी से, हलचल तब से चालू हो गई, पर एग्जैक्ट 28 फरवरी को क्या हुआ था? यस, हलचल चालू हो गई थी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से, और जो ग्रहों की पोजीशन थी उसमें जो कॉम्बिनेशन 28 फेब को था उसमें सूरज, मंगल, राहु, बुध और शुक्र 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन था। और ये कुंभ राशि में, ये वायु तत्व की राशि है, और एग्जैक्टली 28 तारीख को सूरज और राहु 15 डिग्री पे आए, दोनों आपस में एकदम कहते हैं ना हेड ऑन कोलिजन। और वो कोलिजन होते ही ये भयंकर अंगारक योग है, अंगारे बरसने लग गए, आग लग गई। और इस खेल में क्या गेम है? बुध साथ में है, बुद्धि। 26 फरवरी को बुध कुंभ राशि में वक्री होता है, यानी रिवर्स गियर में जाना शुरू होता है। अब कहते हैं यार इसकी तो बुद्धि ही उल्टी है। इसमें इस 5 ग्रहों में मैं आपको 5 बड़ी हस्तियां दिखाता हूं। सूरज ट्रंप और मंगल नेत्यानाहु, दोनों का योग अंगारक, बरसात हो रही है। और राहु खैमनई, और शुक्र ये विलासता है और ये दुबई की एग्जिस्टेंस है इसमें। और बुध जो है ग्रह मंडल का युवराज है, प्रिंस है, और प्रिंस सलमान, और कहते हैं सुपारी उसने दिए। ये 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपने देख लिया, आपको दिख रहे हैं वो 5 लोग धरती पे। और जैसे ही हेड ऑन कोलिजन हुआ, राहु यानी खैमनई और सूरज मतलब ट्रंप हेड ऑन कोलिजन पे आए, अंगारे बरसने लगे, युद्ध भयंकर चालू हो गया। सुबह 9 बजे लगभग तेहरान पे हमला हुआ है। और आप 28 को जोड़ो, क्या बनता है? 1। अब 28-2-2026 को जोड़ो, बनता है 4। 1 का नंबर सूरज का है, 4 का नंबर राहु का है। ये अद्भुत रिसर्च हुई है कि जब एस्ट्रोलॉजिकली राहु और सूरज टकराए हैं, ये बहुत बड़ा पिशाच योग और पितृदोष होता है। और न्यूमेरोलॉजी में भी उस दिन 1 और 4 टकराए हैं, यानी ये इतना विस्फोटक दिन था कि बचना मुश्किल था। न्यूमेरोलॉजी में भी सूरज और राहु टकरा गए और एस्ट्रोलॉजी में भी टकरा गए। तो 5 जो करेक्टर हैं मैंने गिना दिए, और जो ये युद्ध है भड़कता चला जा रहा है दिन ब दिन। तो ये आपने पूरा बता दिया कि क्यों 28 ही वो तारीख थी जब पूरा इस तरीके का इंपैक्ट आया। पर अब जो अगला क्वेश्चन लोगों के माइंड में आ रहा है कि इज इट वर्ल्ड वॉर? क्या ये वर्ल्ड वॉर की दिशा में जाने वाला है या इन्हीं की लड़ाई में सिमट जाएगा मैटर? देखिए, जब 5-6 देश युद्ध में उलझ जाते हैं तो ये फर्स्ट फेज ऑफ वर्ल्ड वॉर कहलाता है। इसका सेकेंड फेज भी आप देखेंगे और इसका एक्सप्लोसिव भी आप देखेंगे। इस समय मैं आपको स्पष्ट करता हूं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एग्जाम्पल देते हुए, ताकि हमें कुछ क्लैरिफाई हो कि क्या हिस्ट्री में जब ऐसी वर्ल्ड वॉर हुई तो क्या प्लैनेटरी मूवमेंट्स। देखिए, जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई है वो 28 जुलाई 1914 को शुरू होती है, क्योंकि 28 जून 2014 को वियना का प्रिंस, अगेन बुद्ध, रिमेंबर प्रिंस बुद्ध होता है, वो सर्बिया जाता है और उसका वहां मर्डर हो जाता है। अब कहते ना एक बंदे से क्या फर्क पड़ता है, एक बंदा प्रिंस बुद्ध। अब जो है ऑस्ट्रिया भड़कता है और बातचीत होती है। एग्जैक्टली 1 महीने बाद 28 जुलाई 1914 को वियना यानी ऑस्ट्रिया और हंगेरी मिलके सर्बिया पे भारी अटैक कर देते हैं। तो ये 3 कंट्री के उलझने से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रारंभ मानी गई। अच्छा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फर्स्ट 3 कंट्रीज ओनली, देन जर्मनी एंड फ्रांस ज्वाइंड इट। और इस तरह से उलझते चले गए। अब जिस दिन मर्डर होता है
प्रिंस का, उसका नाम था आर्क ड्यूक। और उस समय जैसे ही मिथुन राशि बुध की होती है, अगेन प्रिंस, मिथुन राशि में सूरज था और शनि आया। सूरज और शनि का कॉम्बिनेशन बनते ही मर्डर हो गया। और जब 28 जुलाई 1914 को ये युद्ध प्रारंभ होता है, उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी, शनि और बुध इकट्ठे थे, मंगल, शुक्र और केतु सिंह राशि, राजा की राशि में इकट्ठे थे। बात को समझो, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी मंगल, केतु, सूरज, राहु, शनि संपर्क में आते, पांचों क्रूर प्लेनेट हैं, अंगारक योग बनता है। तो जब मंगल और केतु का अंगारक योग था जिस दिन 28 जुलाई 1914 को, और ये वार भड़क गई। जब ये खत्म हुई है, वो साल था 1918। 4 साल चली। 4 साल चली। मैं यही बताना चाहता हूँ, ये जो 4-5 हफ्तों को बात जो हो रही है, तो 1918 को जोड़ते हैं तो 1 आता है, फिर राजा का अंक आता है। और 1914 को जोड़ते हैं तो 6 आता है। 6 को जनरली लग्जरी का अंक कहा जाता है, शुक्र का अंक कहा जाता है, और इसमें सारे वैभव आते हैं। ये एक बात है, लेकिन इसका जो ट्विस्ट है वो नहीं बताते हैं कोई। 6 क्या है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। अब जो दैत्यों के गुरु, दैत्य क्या काम करते हैं? प्राचीन काल से, सतयुग से दैत्य तो मार काट धाड़ युद्ध ही तो करते हैं, नेगेटिव, लूटपाट, नेगेटिविटी। तो वो लोग हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बताते हैं। ये 6 की गिनती थी, 6 का साल था जब युद्ध भड़का है, दैत्य गुरु का साल था, तो युद्ध भड़का है। तो आपने बता दिया क्या मूवमेंट्स थे जिससे स्टार्ट हुआ। जो ये 4 साल युद्ध चला, इन 4 साल का रूलिंग प्लैनेट कौन था? मतलब इस 4 साल में सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से प्लैनेट का था? देखिए, हमने जोड़ा 1914 6 था, 1915 7 था, और 1916 8 था। ये 8 बहुत भयंकर था। 1916 और 1917 इसमें पीक पे थी वार। जब राजा का साल आता है 1918, तब जाके शांति हुई है। तो इसमें 6 7 8 9, 6 दैत्याचार, 7 केतु, 8 शनि, 9 मंगल, वही विध्वंसक योग बनते हैं मंगल शनि केतु के। और इस टाइम पे प्लैनेटरी मूवमेंट्स क्या थी? जो जिसने, ये तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हो गया, प्लैनेटरी मूवमेंट्स में क्या ऐसा इफेक्ट था जो 4 साल तक ठंडा ही नहीं होने दिया चीजों को? नहीं, देखो, ये जब था, शनि कर्क में आया, कर्क में भी शनि चंद्रमा की राशि में पीड़ित करता है, और फिर जब वो सिंह राशि में आया, तो सिंह राशि में तो वो शत्रु है, भयंकर लड़ाई तो अगले 5 साल 4 साल चलती रह गई, रुकने का नाम नहीं लिया उसने। और जिस दिन लड़ाई शुरू हुई है, उस दिन गुरु अपनी नीच राशि मकर में वक्री था, कोई गुरु की मदद नहीं आ सकी। अच्छा, इसके क्या पैरेलल्स इस टाइम पे चल रहे हैं 2026 में? इसके एग्जैक्ट पैरेलल्स क्या हैं? क्योंकि ये अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये तो साल 1 का है, तो 1 के साल में तो फिर शायद आपने कहा कि रिजॉल्व हो गया था इशू। राजा का साल है, राजा का डिसीजन है, लड़ना है या रुकना है। वो तो अल्टीमेट है। अभी कॉमन क्या आता है? अभी गुरु फिर वक्री है, मिथुन राशि में, बुध की, राजकुमार की राशि में। राजकुमार की खोपड़ी उल्टी हो गई, वो उल्टा चल दिया, जो हमने बात की सलमान की। और इस समय मंगल, उस समय जो फर्स्ट वाल में था, मंगल केतु, सामने राहु, अंगारक योग। इस समय कुंभ राशि में, उसमें सिंह में था, अब कुंभ में, उसके बिल्कुल सामने 7वीं राशि में। तो मंगल, राहु, सूर्य, बुध और शुक्र, जबरदस्त अंगारक योग। और उस समय केतु कुंभ में, सिंह में था। इस समय भी जो केतु है वो सिंह में है। तो इतने पैरेलल हैं, उससे कहीं ज्यादा भयंकर और इंटेंसिफाई है। वाओ। अब अगला क्वेश्चन जो लोगों के मन में आता है, तो पहला कि इज इट वर्ल्ड वॉर? तो आपका कहना है कि इट कैन टर्न इनटू अ वर्ल्ड वॉर, क्योंकि आपको पैरेलल्स दिख रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 के। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये न्यूक्लियर हो जाएगा? क्या ये वॉर न्यूक्लियर हो सकता है? 100%।
ओके, और इसके पैरेलल्स? इसके क्योंकि जो ईरान के पास तो न्यूक्लियर है नहीं, एज पर इंफॉर्मेशन। नहीं, ईरान के चहेतों के पास है। ओ, और दूसरा, जब सूरज की तरह एक्ट कर रहा है, वो बरस रहा है ट्रंप, और ये सरेंडर नहीं कर रहा, और अमेरिका का इतिहास है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, विक्ट्री डे 8 मई 1945 को मना लिया गया था, लेकिन जापान सरेंडर नहीं कर रहा था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे एटम बम डाला गया। वही सिचुएशन मुझे दिख रही है। और 1945 का टोटल लगाइए, मुझे बताइए कितना आता है। 10-1 और इस साल का क्या है? 1। पैरेलल आता है। हम न्यूमेरो से जाएं, हम एस्ट्रोलॉजी से जाएं। मैंने अभी बात की थी जब अटैक हुआ जिस दिन तेहरान पे 28 फरवरी को, तो उसमें मैं एक लाल किताब का छुपा हुआ भेद बताता हूं। 11 उस समय जो मेष लगन बना तेहरान में, और वो काल पुरुष की कुंडली है, यानी जो युद्ध हुआ वो काल पुरुष के साथ हो रहा है। काल का पहिया घूमे भैया, और वो एकादश भाव, कुंभ राशि 11वां भाव हो गया, 11 नंबर की राशि है, उसमें 5 ग्रह हैं। और लाल किताब ये कहती है, जब राहु एकादश में हो तो गुरु बर्बाद। अब मैं लाल किताब को भी ला रहा हूं इसमें। तो उस कॉम्बिनेशन में गुरु बर्बाद, यानी कोई किसी की, गुरु क्या देता है? सलाह अच्छी देता है, रुकने की देता है। गुरु बर्बाद मतलब उसके असर खत्म हो गए, उसके कोई सुनेगा नहीं। हालांकि गुरु 11 मार्च से वक्री से सीधा हो जाएगा, मार्गी, लेकिन फिर भी उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। वो लाल किताब के हिसाब से बर्बाद हो चुका है। गुरु हैज नो सिग्निफिकेंस इन दिस वॉर। ये आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि इस बार गुरु की कोई सुनने नहीं वाला है। जी हाँ। हाँ, वो हमने मिसफिट काउंसिल की बात और की थी। हाँ, और आपने ये देखिए, ये काफी कोशिश हुई, वार्तालाप हुए, राउंड पे राउंड, राउंड पे राउंड। गुरु की अकल काम नहीं आई है वहां, क्योंकि राहु की जो है अंगारक योग, मंगल का, सूरज का, खोपड़ी उल्टी हो गई है, बुध की भी। तो ये, और बुध अभी 21 मार्च तक वक्री रहेगा, 21 मार्च तक। यस। वो कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक मर जाता है, तो वो मर गया है प्रकृति में। वाह। और उसका हमने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल देख लिया है। अच्छा, न्यूक्लियर पे आते हैं। तो 1945 में जब न्यूक्लियर अटैक हुआ था, उससे क्या पैरेलल्स हैं आज के दिन के एस्ट्रोलॉजी? जब हिरोशिमा पे अटैक हुआ, मैंने कहा ना, यूएसए की पॉलिसी की अगर कहीं सॉल्यूशन नहीं मिला तो वो सॉल्यूशन अल्टीमेट उसके हाथ में है। वो 6 अगस्त 1945 को हुआ। हम देखते हैं इसमें मूलांक 6 है, 6-8 को जोड़ा 14 बन गया जी। 14 का टोटल हो गया 5। आगे 1945 का टोटल 1, 6, यानी 6 वर्सेस 6, जिसको मैं एयर लॉजिस्टिक में होने के कारण मैं उसको पायलट एंड को पायलट कहता हूं। जब पायलट एंड को पायलट दोनों ही 6 है, और मैंने 6 का भेद बताया, ये दैत्य गुरु का अंक है, यानी दैत्य इतना हावी था, राक्षस इतने हावी थे, यानी नेगेटिविटी। एटम बम फूटा है उस दिन, कहते हैं बड़ा लग्जरी का नंबर ही ये कि इसका ट्विस्ट जो है वो लोग नहीं जानते। अदर साइड ऑफ द कॉइन। यस, जब ये नाश करने पे आता है तो ये उसका मैं एकदम प्रूवन। और आज तक सबसे पहला धरती पे जो एटम बम फटा है वो हिरोशिमा पे फटा है। दूसरा एटम बम जो फटा वो नागासाकी पे फटता है, और नागासाकी पे जो 9 अगस्त 1945, 3 दिन का गैप था। और उस दिन जो नागासाकी पे फटा है, उस दिन जो अंगारक योग क्या था, शनि, राहु और शुक्र इकट्ठे थे। और शनि और राहु का कॉम्बिनेशन ये बहुत बड़ा पिशाच योग बनता है। 6 को भी वही था। तो पिशाच योग में ये मारे गए, यानी चलते फिरते बेचारे मानो पिशाच बन गए। यूं योग बोलते हैं प्रकृति में। और जो था केतु सामने था गुरु की राशि में, तो ये मामला सारा गड़बड़ हुआ है। और आज इससे कहीं भयंकर योग बने हुए, ये उसके सामने 50% है। आज उससे 2 गुने से ज्यादा पावरफुल, भयंकर, विनाशकारी, विध्वंसकारी योग बने हुए हैं, और मई में ये और बढ़ेंगे।
पर इस पे इंडिविजुअल्स के करियर, इंडिविजुअल्स की इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारी चीजें लिंक्ड होंगी, उनकी खुद की परेशानियां होंगी, खुद के इश्यूज होंगे, और ये सारी चीजें उस पर ओनली ऐड करेंगी। तो अगर आपको कोई कंसल्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? हाँ, मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको रिस्पॉन्स तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, अगर किसी को बात करनी हो यू कैन टॉक टू। और इसमें मैं आप एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जब 1949 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने ये बताया था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, it can be transferred from one form to the another, and that is E is equal to mc square। और उस बेस पे ही एटम बम बना है और आज की न्यूक्लियर एनर्जी। तो पत्रकारों ने कहा कि सर, आपकी रिसर्च के खोज के बेस पे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी, तो अब हमें ये बताइए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसी होगी। तो वो सोच में पड़ गए, कुछ सोचा, गंभीर हुए, कहता तुम लोगों के इस सवाल का जवाब तो मुझे नहीं आता, सूझ ही नहीं रहा है, पर हाँ मुझे थोड़ा सा ये समझ आ रही है कि फोर्थ वर्ल्ड वॉर कैसी होगी। अच्छा, हाँ, तो वो इतने हैरान हुए कि थर्ड का नहीं, हम ये आगे बढ़ गए फोर्थ पे। तो कहते सर जल्दी बताइए, ये तो आपने और ज्यादा हमें उत्सुकता बढ़ा दी है कि फोर्थ कैसी होगी। कहते जो मैं देख रहा हूं, फोर्थ वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट बाय रॉड्स एंड स्टोन्स। मतलब थर्ड में सब खत्म नहीं होगा, बिकॉज सबके पास ही न्यूक्लियर है ऑलमोस्ट, बड़ी नेशन। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई तो विंस्टन चर्चिल, जो उसमें के पीएम थे यूके के, उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने बर्बाद कर लिया अपने आप को और यूरोप को, 2 वर्ल्ड वॉर आपने लड़ ली, वो भी सिर्फ 30 साल 25 साल के अंतराल पे। तो क्या लगता है आप लड़ते ही रहेंगे? कहते नहीं, अब हम इससे सीखेंगे। तो कहता क्या लगता है आपको नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर कहाँ होगी? उन्होंने सोचा, अब देखो ये 80 साल पहले की बात है, वो कहते थर्ड वर्ल्ड वॉर मिडल ईस्ट में होगी। तो ये सारी हिस्टोरिक स्टेटमेंट और आज ग्रहों की चाल और जो हो रहा है कंसाइड हो रही है। पापा एक मेरा क्वेश्चन है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस तरह के योग 1945 से लेके 2026 80+ ईयर्स हो गए, बीच में कभी भी ना आए होंगे? कोई साल 1970 80 90s कब आए होंगे? तो उस टाइम पे इस लेवल की वॉर्स क्यों नहीं हुई? देखो चाइना के साथ वार हुई है, वार तो कभी भी बंद नहीं हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोल्ड वार बहुत लंबी चली है, और उस कोल्ड वार की परिणति कहते हैं ना, अंततः क्या हुआ, 1990 बड़ा खराब साल था। 1990 में इतनी एक्टिविटीज हुई कि 1991 91 में टुकड़े हो गए रशिया के। 91 में इराक कुवैत की वार हुई है, धुएं के गुब्बार उठ रहे, उसमें आग लग रही थी तेल में और सब जगह, और तेल के भाव बढ़ रहे थे। हुए हैं, टाइम टू टाइम हुए हैं। 1971 में जो युद्ध हुआ है, बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, होती रही है वार, छोटी बड़ी, लेकिन ये जो आज हो रही है इतनी इंटेंसिटी पे, प्लेनेट कभी कभी आते हैं इतने विध्वंसकारी। ओके। और मैं बता दूं, मीन राशि में शनि देव जी टिके हुए हैं। ये 11 नंबर की राशि कुंभ है, उससे जस्ट नेक्स्ट राशि मीन है, यानी अगल बगल में बैठे, आजू बाजू कहते हैं हमारी मुंबई में। यानी अगर गिनेंगे तो मेरे बगल में आप 2 नंबर हो गया, एक मैं मान लूं तो, और आप से गिनेंगे तो मैं 12 नंबर हो गया ज्योतिष वाले कुंडली में। द्विद्वादश भी बहुत डैमेज करने वाला ये होता है। और राहु केतु एक राशि में 1.5 साल रहते हैं, कहते आके यार ये तो जम गया, उठता ही नहीं। और शनि जी 2.5 साल रहते हैं। तो उनका वो जो रेशो मेंटेन हुआ है इस बार, द्विद्वादश षडाष्टक बड़े खतरनाक हैं, और ये लंबे समय तक चलते हैं। 5 दिसंबर 2026 तक राहु केतु हिलने वाले नहीं है, और हिलने के बाद भी राहत दे दे डाउट है। और शनि जी तो जून 2027 तक हिलने वाले नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं पापा कि 5 से 6 हफ्ते में वो युद्ध खत्म कर देंगे। अभी कल उन्होंने एक स्पीच दी है कि अगले 5-7-10 दिन के अंदर वी विल हैव कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी ओवर ईरान, मतलब हवा पे हमारा कब्जा होगा। तो आप यहाँ कह रहे हो कि वॉर रुकने नहीं वाली, वो यहाँ कह रहे हैं मैं तो 6 हफ्ते में निपटा दूंगा। मतलब
क्या वो गलत सोच रहे हैं, गलत आंकड़े हैं? नहीं रुकेगी ये वार, अच्छा, बस 5 लंबी हफ्ते में चलेगी। नहीं जाएगी। क्योंकि जो ग्रहों की पोजीशन है, 14 मार्च को सूर्य जो है मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां शनि जी उनसे युद्ध करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये प्रकृति में डबल अंगारक योग उस दिन बनेगा जब सूर्य और शनि इकट्ठे होंगे। इसी योग में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो प्रिंस जो है ड्यूक की, आर्क ड्यूक की डेथ हुई थी। और इधर मंगल राहु तो इकट्ठे बैठे ही हैं और सामने केतु है, और ये शनि और सूरज का योग, सूरज राजा होता है। बड़े जो देशाध्यक्ष हैं विश्व में, उनकी जान को भयंकर खतरा दिखाता है। रशिया ने सोचा था मैं कुछ दिनों में ग्रिप में ले लूंगा यूक्रेन को, आज 4 साल 12 दिन हो गए हैं और बैड से वर्स्ट होती चली जा रही हैं पोजीशंस, बर्बाद हो गए हैं दोनों कंट्री अंदर से। लेकिन वार थमने का नाम नहीं ले रही। गुरु यानी सलाहकार, अच्छी सोच अब्सेंट, और फिर अभी मैंने कहा ना बुध वक्री चल रहे हैं। तो कोई भी हाल में आपको ये डोनाल्ड ट्रंप वाली स्टेटमेंट सच नहीं दिख रही कि 5 से 6 हफ्ते में? ग्रहों के हिसाब से तो नहीं दिख और रही। कितना टाइम लग रहा है आपको चलेगी ये वॉर? ये वार कितना चलेगी? हाँ, ये वार इस कैलेंडर ईयर में रुकती हुई दिख नहीं रही। ग्रहों की पोजीशन इतनी आगे खराब होती चली जाएगी कि बहुत मुश्किल है। Any window- अगस्त में और ज्यादा भयंकर होगी, क्योंकि अगस्त में 2 ग्रहण आ रहे हैं। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण कर्क राशि में, और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण सिंह राशि में, फिर राजा की राशि। अच्छा, कोई ऐसी विंडो इन बिटवीन जहां आपको लग रहा है कि कोई सुलह का चांस है, कहीं जो है जुपिटर ठीक हो रहा हो, या कोई ऐसा 5-7 दिन का विंडो? मुझे ऐसा विंडो जून में थोड़ा सा दिखता है। जून में वो, लेकिन उसमें 1-2 चीजें पॉजिटिव दिखती हैं, बाकी चीजें नेगेटिव हैं, तो काउंटर बैलेंस कर जाती है। एक छोटी सी आशा की किरण जून में मुझे दिखती है, पर ये मार्च, अप्रैल में पूरा लड़ाई का टाइम है। भड़कती जाएगी। इस वॉर में धीरे धीरे सब घसीटे गए, ठीक है। इस तरफ से पूरा मिडिल ईस्ट घसीटा गया, ईरान ने सब पे अटैक करना चालू कर दिया। उस तरफ से नाटो अलायंस जो है, इनका पुराना अलायंस, सारी दोस्ती आ रही है, उसमें थोड़ा सा विवाद दिख रहा है। यूके ने लिमिटेड यूज अलाउ किया, स्पेन ने टोटली मना कर दिया, जर्मनी फ्रांस ने फुल सपोर्ट दे दिया। तो आपको क्या लग रहा है, ये नाटो अब टिक पाएगा? कि बिकॉज पहले भी थोड़ा सा इनमें आर्ग्यूमेंट चल रहा था ग्रीनलैंड को लेके, तो क्या आपको लगता है ये नाटो सस्टेन कर पाएगा और ये लोग सब साथ में आ जाएंगे, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ मूव इसमें भी ब्रेकअप हो सकता है? नेटो तो टूटना निश्चित है। यस, क्योंकि अगर हम ज्योतिष से जाते हैं, नेटो ना ये वृश्चिक राशि बनती है, और इसके चौथे घर में 5 प्लेनेट इस समय बैठे हैं, और चौथा घर होता है घर अपना, गृह क्लेश। सेकेंडली, नेटो की न्यूमेरो पे जाते हैं तो 8 पे आता है, विध्वंसकारी शनि का नंबर है, और ये राजा का साल है। 1 और 8 की जबरदस्त भिड़ंत है, और इनके घर में विवाद पहले ही चल रहा है। गृह क्लेश तो चल ही रहा है जब से ग्रीनलैंड की बात उठी है, और इसका टूटना इनविटेबल है। और ये आप साल खत्म होते होते देखेंगे ये खंडित हो गया है। अच्छा, विद इन दिस ईयर आपको लग रहा है नेटो अलायंस भी टूटने की पूरी चांसेस हैं। ग्रेट। अब आते हैं हमने पूरा डिस्कस कर लिया वॉर सिचुएशन को। अब जो बाकी कंट्रीज फंस गई इसमें, जैसे दुबई है, ठीक है, और दुबई को लोग हमेशा एक एस्पिरेशनल कंट्री मानते हैं, सब सोचते थे कि इट इज एक्सट्रीमली सेफ। दोनों ने बहुत अच्छे से हैंडल भी किया चीजों को, बट आपको क्या लग रहा है कि दुबई इस प्रॉब्लम का पार्ट बना रहेगा या इसमें से बाहर आ पाएगा? बाकी गल्फ कंट्रीज के साथ क्या होने वाला है इस जंग के दौरान? दुबई की हालत सुधरेगी, क्योंकि अभी जो 5 ग्रहों में शुक्र फंसा हुआ था, जो आज अगर पूरी दुनिया में देखें जो विलासता है, प्रोग्रेस है, शांति है, वैभव है, वो दुबई के पास है, और ये हब है पूरे वर्ल्ड के बिजनेस का आज, तो शुक्र से डोमिनेटेड है। शुक्र फंसा हुआ था इन 5 ग्रहों में, और वो 2 दिन पहले अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर गया, यानी ये उसमें से निकल लिए।
अच्छा, एस्ट्रोलॉजिकली। एस्ट्रोलॉजिकली। अब शनि के साथ आ गए हैं। हाँ। शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं। शनि यहाँ मासेस को दिखाता है, वहां की मासेस और वहां की जो लीडरशिप है वो कोशिश करके अपने आप को इसमें से बचा के निकाल के ले जाएंगे। ओके, और बची हुई जो है जैसे सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, जिन पे ज्यादा अटैक हो रहा है, उनका क्या सिचुएशन रहेगा? मुझे जो इस युद्ध में सऊदी का भविष्य भी बहुत खराब दिखता है, क्योंकि बुध का रोल निभा रहा है वो, हाँ, वो और वक्री बुध चल रहा है, और बुध कई जगह आगे भी आने वाले महीनों में वक्री भी हो रहा है और ट्रैप भी हो रहा है। और ये ट्रैप हो चुका है इस युद्ध में। अब इसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी सऊदीया के लिए। तो जो हमारे भारतीय मूल के भाई बहन हैं, अगर सऊदी अरेबिया में है तो दे शुड रिकंसिडर देयर जी हाँ, एंड दे शुड ट्राई टू कम बैक होम एज सून एज पॉसिबल। अब आते हैं डैड की अगला जो बड़ा मुद्दा है इस वॉर का, वो है क्रूड ऑयल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो 20-25% दुनिया का क्रूड संभालता है, और इंडिया का भी 50% क्रूड वहां से आता है, उसी स्ट्रेट पे से आता है। उस पर जो है रोक लगा दी गई है, ईरान ने उस पर कब्जा कर लिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये कब तक चलेगा, और क्या क्रूड के भाव भागेंगे, सॉफ्ट होंगे, और पूरा सी के अराउंड, पानी के अराउंड, क्या आपको लगता है कि युद्ध कैसे लड़ा जाएगा? क्रूड के भाव आसमान छुएंगे। ओके, हिस्टोरिकल इट वाज $147 per barrel, जी, and then it crashed to 27, and someone in the industry stated that now 2 digits price of oil is impossible, and that phase is again coming, and it is soon going to enter in 3 digits. It's more than $100, and by the end of April अप्रैल के एंड तक। it will cross the historic height of $147. तो आप कह रहे हैं अप्रैल के एंड तक तो $150 के आसपास जाने की उम्मीद है। ओके, और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया है, ये कब ओपन होगा, या यहाँ युद्ध कब खत्म होगा, कुछ आइडिया, या पर जब तक ये चलेगा तब तक चलेगा? 14 मार्च को जब सन एंटर करेगा मीन में, शनि के साथ आएगा, ये युद्ध इसका भड़केगा, पानी के अंदर आग लगेगी। और फिर 2 अप्रैल को जो मंगल है वो भी मीन राशि में आके ज्वाइन करेगा सैटर्न एंड सन को, और ज्यादा आग लगेगी, भयंकर। और जब ये 14 अप्रैल को सूरज जाएगा अपनी उच्च राशि मेष में, एंड 15-20 दिन के बाद इट विल बी अगेन ज्वाइंड बाय मार्स। तो मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि, वो मालिक है, और वो राजा, चूंकि सेनापति है वो, तो राजा की सेनापति अपने घर में बहुत रेस्पेक्ट करता है। तो मेष राशि में सूरज उच्च का हो जाता है, दोनों मैक्सिमम पावरफुल होंगे मेष राशि में, और शनि के साथ द्विद्वादश योग बनेगा। तो सवाल ही नहीं कि ये लड़ाई रुक जाए, और जल के अंदर भयंकर आग लगने वाली है, यानी ये युद्ध जो है जल में बहुत जबरदस्त होगा। टैंकर्स पे बम फेंके जा रहे हैं, टैंकर्स डुबाए जा रहे हैं। और मैंने पहले अपने किसी पॉडकास्ट में कहा था 29 मार्च 2025 के बाद जो पनडुब्बियां हैं वो जबरदस्त रोल निभाने वाली हैं समुद्र के अंदर, पनडुब्बियां एक्टिव हैं। कल हमने देख ही लिया कि उन्होंने एक ईरान के शिप को जो है ऑफ कोस्ट ऑफ श्रीलंका जो है ध्वस्त कर दिया एक सबमरीन ने। ओके, बहुत कैजुअलिटी भी हुई, बहुत ज्यादा बड़ी कैजुअलिटी हुई है उधर। इंडिया इस सब में कहाँ स्टैंड करता है इस टाइम पे? हमारे लिए क्या रिस्क्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं जो हम देख रहे हैं? देखिए, हमारा भारत, इंडिया इसमें कहाँ स्टैंड करता है, आपका प्रश्न है। इंडिया इसमें सबसे सेफर पोजीशन में है। मतलब आग लगी है बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। नहीं, मस्ती में नहीं है, हम पूरे अलर्ट हैं। हम जानते हैं कि हम आग से दूर कैसे रहें। हमारी लीडरशिप में ये क्वालिटी है, और हमारी सनातन संस्कृति में ये क्वालिटी है। सनातन संस्कृति का पहली स्टेटमेंट है वासुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व एक है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो,
ये सनातन से चला रहा है, 50 लाख साल से तो वर्णन है सतयुग से। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। जब सोच ही हमारी ये है तो हमारा जो है इसी धारा पे हमने चलना है। हमने विश्व शांति के लिए प्रयास करने हैं, अपने देश को संभाल के रखना है। और एक गाना बचपन में सुना करता था, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अच्छा, एस्ट्रोलॉजिकली आपको क्या लगता है? एस्ट्रोलॉजिकली चूंकि हम गुरु में मानते हैं, हमारा विश्वास गुरु में है, और गुरु हमारा 11 मार्च से मार्गी हो रहा है। भाई जो राक्षस हैं वो गुरु की अवहेलना करते, उसका अपमान करते हैं। अब जो देव ग्रुप है, हम देवताओं के ग्रुप में आते हैं। हम भारतवासी, हमारी सनातन, हम तो देवता हैं। देवासुर संग्राम का वर्णन हमारे ही यहाँ आता है, विश्व में और कहीं नहीं आता। तो हम जब गुरु की आज्ञा से चलते हैं, गुरु हमारा अभी 11 मार्च से अच्छा हो जाएगा। 2 जून से गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में आ जाएगा, तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर हमारा देश जब 15 अगस्त को आजाद हुआ तो उसका लगन था वृषभ। वृषभ शुक्र का लगन है, ऐश्वर्य का, और उसकी राशि थी कर्क, चंद्रमा का है। दोनों सॉफ्ट प्लेनेट हैं उस एंगल से, और ऊपर से गुरु की कृपा हम पे बनी रहेगी। हमारी लीडरशिप भी गुरु जैसी है। तो हम आपको नहीं लगता हम इस वॉर में ड्रैग नहीं, ड्रैग भी नहीं होंगे, और हम इंटरनली और ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे। और हो सकता है कुछ लोगों को हमसे मिलिट्री हार्डवेयर की जरूरत पड़े, और इसमें हम बड़े प्लेयर के रूप में उभरेंगे इस क्षेत्र में। इसके अलावा जो बाकी ऑल्टरनेट युद्ध चल रहे हैं, एक्चुअली इसमें यूएस कूद गया तो ये सबसे ज्यादा ग्लोरिफाइड युद्ध हो चुका है। वो है एक पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं आपस में, उस तरफ वेस्ट की तरफ, और यहाँ पे रशिया यूक्रेन का कंसिस्टेंट 4 साल से लड़ाई चल रही है। आपको क्या लगता है कि और कौन सी लड़ाई इस टाइम पे उजागर हो सकती है? इस टाइम पे जो उजागर हो सकती है, एक और फ्रंट खुल सकता है, पाकिस्तान ईरान। पाकिस्तान ईरान, ओके। हाँ, क्योंकि और they share a उसके border। बीच में पिसेगा अफगानिस्तान। और पाकिस्तान की जो गृह युद्ध की स्थिति है, जैसे ये वार में उलझेंगे वो भड़क जाएगी, और पाकिस्तान के टुकड़े भी होते हुए दिख रहे हैं। और अगर यूएसए ने ईरान पे एटॉमिक बम यूज किया तो ये निश्चित है रशिया उसका फायदा लेते हुए यूक्रेन पे भी फेंकेगा, क्योंकि अंगारक योग तो बने हुए, परिस्थितियां ग्रह मंडल से बनी हुई हैं, लेकिन इसमें जैसे कहते हैं ना, इंस्पायर हो जाएगा। और उस समय ताइवान पे भी अटैक कर सकता है चाइना। इस पे क्या एस्ट्रोलॉजिकली वो बन रहा है ताइवान और चाइना का? वही अंगारक योग और जल के अंदर आग। तो ताइवान तो टापू है, आइलैंड है, तो उसको जब भी घेरा जाएगा, मुख्य रूप से नेवी से घेरा जाएगा। और अभी शनि देव जी जून 2027 तक मीन राशि में है, जल में आग लगाना। और शनि जो है वो तेल है, क्रूड ऑयल है, और क्रूड ऑयल पानी में फंस गया स्ट्रेट ऑफ हार्मेज में। ये ग्रह बोलते हैं, और इसमें अलग अलग प्लेनेट उसके साथ आते जाते रहेंगे, जो 22 दिन में, 25 दिन में, 1.5 महीने में आते जाते हैं। वो उस समय पे अपना अपना उसके साथ मिलके अफेक्ट देते चले जाएंगे। तो मतलब आपको लग रहा है कि 2 अल्टरनेट युद्ध और छिड़ेंगे, एक तो पाकिस्तान ईरान के लेवल पे हो सकता है, और दूसरा चाइना और ताइवान के लेवल पे भी हो सकता है। ये फ्रंट ओपन होने के बहुत जबरदस्त योग दिख रहे हैं ग्रह मंडल के हिसाब से। आपने कहा कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि कुछ वर्ल्ड लीडर्स की डेथ हो जाए। यस, ये बड़े भयंकर योग बन रहे हैं। जैसे ही सूरज 14 मार्च को आता है शनि के साथ, और ये अगले 3 महीने तक ये योग चलेंगे कम से कम। और इसमें ट्रंप, पुतिन, नेतन्याहू और सलमान 4 मुख्य नाम हैं। इनके लिए पीरियड बहुत भारी है, और इनको अपनी सुरक्षा पे पूरा ध्यान देना है। हम तो सुरक्षा के मामले में कुछ जानते नहीं है। ये बड़े भारी बड़ी कंट्रीज हैं जिनकी कमांड है, इन चीज़ों पे कंट्रोल है। तो ये अपना देखें, बंकर में जाना है, क्या करना है, आई डोंट नो। बट मैं ये बता दूं, 14 जून के बाद तो ट्रंप पे बहुत भयंकर ये योग बन रहा है, उनके बर्थडे के बाद। अच्छा, उनका 14 जून का? यस। ओके। आपको इस पूरे दौरान पे पीक पेन कब दिख रहा है कि इस सबसे ज्यादा पेन, मतलब वॉर एट द पीक लेवल चल रही होगी, कोई रिस्पाइट नहीं चल रहा होगा, मतलब क्या वो पॉइंट कौन सा? अप्रैल मई।
और उसके बाद फिर अगस्त, कहते हैं ना बीच में साइडवेज हो जाएगी, फिर अगस्त। तो थोड़ा अप्रैल में तंग करेगा, फिर थोड़ा सा शांति होगी, फिर अगस्त में वापस पीक आउट होगी। और इस बीच में अब इन्वेस्टमेंट्स को देखा जाए तो क्या लगता है कि मार्केट्स कैसी रहेंगी, मेटल कैसा रहेगा? क्रूड आपने बता ही दिया कि हाईएस्ट हाइज पे चला जाएगा। देखिए मेटल की बात हमने की थी पहले, आपके टारगेट्स तो अचीव हो गए। मेटल्स अभी इस जो पोजीशन में और ज्यादा उछलेंगे, और ये अनसर्टेनिटी जितनी बढ़ेगी उतने ज्यादा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहले भी बात की थी कि अगर रियल हार्ड करेंसी है तो वो ये है, और सोना 2 लाख क्रॉस कर गया, और अभी जो चांदी है ना वो वाइट गोल्ड हो गई है। भाई देखिए, एक मिडिल क्लास आदमी भी 5 किलो चांदी लाके घर में रख सकता है, इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो भाई वो अगर लाता है गोल्ड की बजाय चांदी के रेशो जो है बढ़ने के वो ज्यादा है, और चांदी 4 लाख से 4.5 लाख के बीच में दिखाई देती है ईयर एंड तक। और मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स में क्या? स्टॉक मार्केट से इस साल में कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी इंटरनल जो डिमांड है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ सही है, हमारे प्रोडक्शन सही है, लेकिन एक्सटर्नल इफेक्ट जिसको कहते हैं, और जो सेंटीमेंट्स, उस वजह से, और जो फॉरेन से जो हमारा पैसा आता था, एनआरआई भेजते, वो भी अफेक्टेड होगा। उस वजह से थोड़ा सा हम पे असर आएगा, लेकिन वो टेम्परेरी है। शॉर्ट टाइम के बाद, छोटे से फेज के बाद दोबारा रिवाइव होगा, और हमारी मार्केट्स भी, स्टॉक मार्केट्स भी ईयर एंड आते आते सुधरने लग जाएंगी। ये सब चीजों का इफेक्ट शांत होके, ठंडा होके, एक पॉजिटिव मूवमेंट इन एस्ट्रोलॉजिकल पॉजिटिव मूवमेंट कौन से साल से आपको स्टार्ट होती हुई दिख रही है? कौन से महीने, साल से स्टार्ट होती है? एस्ट्रोलॉजिकल जो मूवमेंट पॉजिटिव अगर कहें तो गुरु जब कर्क में आता है, लेकिन गुरु अकेला क्या करेगा जब जो चेले जो हैं इतने गुरु होके बैठे, सुनने वाले नहीं, गुरु जी कुछ बोलते हैं वो परवाही नहीं करते, ये स्थिति हो गई है। फिर जब 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में जाएंगे तो उनकी जो है 35 दिन के लिए टक्कर होगी केतु से, हेड ऑन कोलिजन है, गुरु केतु का हेड ऑन कोलिजन है 35 दिन तक, और सामने राहु है। तो फिर जो पोजीशन यही दिखती हैं, और आगे फिर जो कॉम्बिनेशन बनते चले जाते हैं। 2027, 2028। आपके सवाल का जवाब ये है, अभी मैं एक और कोट देता हूं, एक है भविष्य मलिका पुराण, पुराणों में पुराण है हमारी, और उसकी जो भविष्यवाणी है, और ये बहुत सिद्ध स्थान से जारी हुई है, जिसको नाथों के नाथ जगन्नाथ पुरी, अभी वहां झंडे पे आग भी लगी थी। वो लगी थी, जब लगी थे उसके 1 हफ्ते के अंदर हमारे 24 लोग जो मारे गए थे पहलगांव में, वो सनातन पे हमले का इंडिकेशन था। तो वो ये कहती है 2026, अभी पिछली बात करें, 2025 से 2026 बुरा है, देख रहे हैं, 2026 से 2027 और खराब है, 2027 से 2028 और ज्यादा खराब है, 2028 से 2029 इससे भी ज्यादा खराब है, और 2029 से 2030 भयंकर खराब है, 2031 और भयंकर खराब है, 2032 विनाश का है, और कहते हैं कि ये होते होते विश्व की एक बड़ी जनसंख्या खत्म हो जाएगी। वो तो न्यूक्लियर से होगी। और इसलिए जो आप जानना चाहते हैं, मैंने अगले 7 साल का आपको बता दिया, और इन 7 सालों में गुरु अधिकांश अतिचारी रहेंगे। गुरु से ही तो हम एक्सपेक्ट कर, गुरु भी अपनी हालत में अच्छे नहीं हैं, और ये भविष्य मलिका पुराण जो हजारों साल पहले लिखी गई उससे कंसाइड हो रहा है। तो आगे आने वाली कहीं रिस्पाइट हो तो ये भविष्य मलिका पुराण को मैं रेफर कर रहा हूँ, मेरा ज्ञान तो इतना है नहीं। बाप रे, तो मतलब नॉट द बेस्ट ऑफ द टाइम्स। बाप आपके सामने बैठा है लिटरली आपने सही कहा, फर्स्ट टाइम किसी ने इसका 100% शुद्ध इस्तेमाल किया है। चलिए, आई प्रे एंड होप कि बट अ बिट ऑफ इट डजंट कम ट्रू, मतलब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं जल्दी, इन लोग को सेंस आए और चीज़ें पॉजिटिव मूव हो। तो ठीक है पापा, थैंक यू सो मच। आई थिंक हमने एक क्विक एपिसोड कर लिया, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले 3 से 6 महीनों में, खासकर साल के एंड तक
एंड देखते हैं अगर चीजें और बिगड़ेंगी अगले 1-2 महीने में तो फिर से आपके साथ एक एपिसोड करेंगे कि अब क्या देखिए करना है। ऐसा है, जनरली जो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं मेरी भविष्यवाणी सच जाएगी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरी भविष्यवाणी गलत हो और विश्व में शांति हो। ये जो बड़े बड़े नेता हैं ईगो क्लैश में आए हैं, इनको भगवान सद्बुद्धि दे और चीज़ों में सुधार हो। और मैं फिर यही कहूँगा, हमारे सनातन की परंपरा वासुधैव कुटुंबकम, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम। जय श्री राम बाबा, थैंक यू सो मच। तो गाइस अगर आप यहाँ तक आ गए तो यानी एपिसोड को आपने पूरी तरह देख लिया है। आपके मन में और भी कोई प्रश्न होता है तो आप लिख दीजिए नीचे। अगर मेरे पास 20-30 अच्छे नए क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मैं एक बार फिर से पापा को बुला के उनके साथ एक एपिसोड कर लूंगा। अगर आप पापा को रीच आउट करना चाहते हैं तो मैंने उनका फोन नंबर जो है टीम का फोन नंबर दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपने खुद का डिस्कशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी पता चल जाए ये वॉर में आगे क्या होने वाला है। पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और किस गेस्ट को देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट। जय भारत।